सोशल मीडिया को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं। बहुत मुश्किलें होती हैं, कभी कभी आदमी संकट में फंस जाता है। हमें याद है फारूक साहब का बेटा एक दिन पहुंचा फारूक जी के पास, बोले पापा मैंने एक खूबसूरत लड़की का फोटो लगा के एक बहुत अच्छी आईडी बनाई है। तो फारूक ने, तो मुझे क्यों बता रहा है? बोले पापा 3 फ्रेंड रिक्वेस्ट आपकी भी आई हैं। ये जो प्रेम, जिसे हम प्रेम कहते हैं, जो जीवन के लिए बड़ा जरूरी है, सोशल मीडिया में जितना मजाक इसका बना है शायद कहीं बना हो। ये फारूक जी जा रहे थे, मोहल्ले में आ गए, पहलवान जी मिल गए। आनंद की कुछ चीजें सुन लेना, फिर कविताएं सुनाता हूं। फारूक जी मिल गए, एक पहलवान जी मिल गए। बोले फारूक बता, प्रेम और इश्क में क्या फर्क होता है? एक शब्द हिंदी का, एक शब्द उर्दू का। अगले ने सही सही बता दिया, तब लिखना पड़ा बकरा बिकाऊ है। बोले बता प्रेम और इश्क में क्या फर्क होता है? फारूक जी बोले पहलवान जी, जो आप अपनी बहन से करते हैं वो प्रेम है, और जो मैं आपकी बहन से करता हूं, इसके बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ उसके बाद ये कविताएं निकली। और तो और ये प्रदूषण स्कूल कॉलेजों तक पहुंच गया। मैं अपने कानपुर की बात बताता हूं मैडम। कानपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में इम्तिहान चल रहा था। बड़ी खूबसूरत मैडम की ड्यूटी लगी थी। मैडम ने कापियां बांटी, लड़के लड़कियों ने कापी ली, नाम लिखे, रोल नंबर लिखे, सब्जेक्ट लिखा। पर्चा छप के नहीं आया, मैडम परेशान, अब क्या करें? तो उन्होंने मजाक मजाक में कहा, देखो लड़के लड़कियों, तुम लोगों ने कापी में नाम रोल नंबर लिख लिए हैं, पर्चा छप के नहीं आया, टाइम भी पूरा करना है, तो तुम लोग अपने अपने लवर्स यानी प्रेमी प्रेमिकाओं के नाम लिखो। अब महीन बात सुनना, लड़कियों ने 1 घंटे बाद कापी जमा कर दी। लड़के 2 घंटे बाद बोले बी कापी प्लीज। तालियां कमजोर हैं आपकी, और अगली बात पे तालियां अगले आप अपने आप उठेंगी। 3 घंटे बाद जब उन्होंने कापी जमा की, मैडम ने कापियां पलटी, पढ़ी, बेहोश हो गई। 90% लड़कों ने उनका भी नाम लिख रखा था। काय का प्रेम, काय की मोहब्बत। तब मैंने कभी कहा था कि त्याग तपस्या तन बने, त्याग तपस्या तन बने, मन हो जाए फकीर, प्रेम अगर जीना चाहो हर दिन पढ़ो कबीर, प्रेम अगर जीना चाहो हर दिन पढ़ो कबीर। मैंने हिंदी साहित्य में पीएचडी की तो मैं डॉक्टर सुरेश अवस्थी हो गया। उन्हीं दिनों में मुझे राष्ट्रपति सम्मान मिला। घर वालों ने बाहर नेम प्लेट लगा दी बड़े शान से, राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त डॉक्टर सुरेश अवस्थी। बड़ी सी नेम प्लेट लगी, मुसीबत शुरू। लोगों ने मुझे मेडिकल का डॉक्टर समझ लिया। 2:30 बजे रात को घंटी बजी, एक नौजवान खड़ा था। बोले डॉक्टर साहब एक्सरसाइज के चक्कर में आंखें खराब हो गई, कोई दवा? मैंने एक्सरसाइज मत करो। बोले मैं थोड़ी करता हूं, पड़ोसन करती है। लगे वो मुन्ना भाई। दरवाजा बंद किया तो फिर घंटी बजी। एक महिला मुक्ति मोर्चा की अध्यक्ष खड़ी थी, मातृशक्ति सामने है। उन्होंने जो बीमारी बताई, मैंने इलाज बताया। महिला मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बोले डॉक्टर साहब उनकी तबीयत खराब हो गई थी, 3 रातों से सो नहीं पाई, कोई दवा? मैंने कहा वाह, आप महिला मुक्ति मोर्चा की अध्यक्ष हैं, पैसे वाली हैं, कोई खूबसूरत सी नर्स रख लेती, सो जाती। बोले नर्स तो रख ली थी इसीलिए सो नहीं पाई। अब मुक्ति कहां से मिलनी है? स्थितियां ऐसी होती हैं। तो मैं आपको एक व्यंग सुनाता हूं कि नाम के आगे डॉक्टर लिखा देखकर एक भ्रष्ट नेता गच्चा खा गया। नाम के आगे डॉक्टर लिखा देखकर एक भ्रष्ट नेता गच्चा खा गया। सुबह सुबह इलाज कराने हमारे घर आ गया। बोला जब से कुर्सी पाई है भूख जाने का नाम ही नहीं ले रही है ये बीमारी। बोले जब से कुर्सी पाई है भूख जाने का नाम ही नहीं ले रही है। इतना खाया और खाओ का संदेश दे रही है। पता नहीं पेट में क्या चल रहा है, घपला, टीएलसी, डीएलसी, ईसीजी जांच का ली, कुछ नहीं निकला। अब इलाज सुनना, व्यंग पकड़ लेना तो तालियों से बताना। टीएलसी, डीएलसी, ईसीजी जांच का ली, कुछ नहीं निकला। मैंने कहा नेताजी चिंता मत कीजिए, ये डॉक्टर बिल्कुल सही उपाय बताएगा। एक बार सीबीआई जांच करा लो, सब कुछ निकल आएगा। जिनकी जांच हुई टेलीविजन खोलिए, कोई न कोई बाबा उपदेश देता मिलता है। जितने अच्छे ढंग से अच्छी बातें बताते हैं, हम अपने मतलब की बात निकाल के लाते हैं।
हमें याद है एक आदमी चला गया, लौट के आया, बाबा जी का प्रवचन सुन के तो बीबी को घर से बाहर निकाल दिया, काम वाली बाई से शादी कर ली। तो मोहल्ले वाले चौके, उन्होंने कहा तूने ये क्या किया? बोले बाबा जी ने सिखाया। बोले बाबा जी ने ये सिखाया? बोले हाँ, बाबा जी ने सिखाया कि माया छोड़ो, शांति के साथ रहो। धर्म के नाम पर राजनीति, धर्म के नाम पर जब व्यापार होने लगे तो धर्म क्या सोचता है, व्यंग सुनना। पन्नों में छपे धर्म ने अक्षर से पूछा, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, पाक बाइबल, कुरान शरीफ, सब पन्नों में माने, धारण करें तो धर्म, नहीं तो राजनीति भी हो गई और व्यापार भी चल रहा है। व्यंग पकड़ लेना तो फिर आशीर्वाद देना मुझे। पन्नों में छपे धर्म ने अक्षर से पूछा कि अनुमति हो तो बाहर घुमाऊं। अपने तथाकथित घरों को यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के चौखटों को चूमाऊं तो अक्षर बोला चुप बैठ, बाहर जाएगा तो भीड़ में खो जाएगा। अक्षर बोला चुप बैठ, बाहर जाएगा तो भीड़ में खो जाएगा। लोग सत्ता पाने के लिए करवाएंगे दंगे, बदनाम तू हो जाएगा। बहुत अच्छे, बदनाम तू हो जाएगा। तब से धर्म अपनी ही सुरक्षा में कुछ ज्यादा ही मुस्तैद है। चुपचाप सांस रोके, किताबों में कैद है, किताबों में कैद है, किताबों में कैद है। व्यंग की बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हमने अपने महापुरुषों को बांट दिया, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वोट लेने के आधार पर। जब हम महापुरुष जो हमारे पूरे देश के होते हैं, पूरी संस्कृति के होते हैं, उनको हम अपने मतलब से बांट लेते हैं, तो एक व्यंग में पढ़ना चाहता हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के लिए पढ़ना चाहता हूं। पिछले दिनों जितना बंटवारा गांधी जी का हुआ राजनीति में, शायद ही किसी का हुआ हो। कुछ लोग, गंभीरता सुनिए, जहां कहीं छू जाए आशीर्वाद देना, कि कुछ लोग आपस में बहस कर रहे थे, एक दूसरे के दिमाग का तहस नहस कर रहे थे। एक बोला गांधी बापू बहुत महान थे, वो राजनीति से बिल्कुल दूर, बिना पार्टी के सच्चे इंसान थे। तो दूसरा बोला क्या बकता है, किस होश में रहता है, गांधी जी ने चलाया आंदोलन सत्याग्रह स्वदेशी, वो पक्के राजनीतिज्ञ थे, शुद्ध कांग्रेसी। बोला वो पक्के राजनीतिज्ञ थे, शुद्ध कांग्रेसी। तो दूसरा बोला क्या बकता है, गांधी जी के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखता है। गांधी जी ने हमेशा, बापू जी ने हमेशा दलितों को गले से लगाया, उन्हें आगे बढ़ाया, उनके लिए एक बहुत बड़ा काम किया, उन्हें हरिजन जैसा नाम दिया। और जब इन्हीं लोगों ने उनकी समाज पे चप्पल चलाए, जब इनमें से कुछ लोगों ने उनकी समाज पे चप्पल चलाए, तो गांधी जी कुछ नहीं बोले बल्कि मुस्कुराए। इसलिए मैं दावे से कहता हूं भाई, गांधी जी कांग्रेसी नहीं थे पक्के बसपाई। तो तीसरा बोला क्या बकता है, गांधी जी के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखता है। आदमी जिंदगी भर झल झूठ फरेब में डोलता है, लेकिन मरते समय, अंतिम समय बिल्कुल सच बोलता है। अंतिम समय में गांधी जी ने राम राम की आवाज लगाई। इसलिए मैं दावे से कहता हूं, गांधी जी थे पक्के भाजपाई। बहुत अच्छे, इसलिए मैं दावे से कहता हूं कि गांधी जी पक्के भाजपाई। और जिस बात को कहने के लिए व्यंग लिखा गया वो सुनेगा। ये सुन सुन के एक बुजुर्ग बहुत परेशान था, ना हिंदू था न मुसलमान था, सच पूछिए वो समूचा हिंदुस्तान था। उसने दोनों हाथ जोड़ के कहा कि भाई, राजनीति की आगी ने हमारी देह को तो काट ही दिया है, अब आत्मा को तो मत काटो। आंगन का बंटवारा क्या कुछ कम है, कम से कम बापू को तो मत बांटो। बहुत अच्छे, और ध्यान रखो, जिस आंगन के बंटवारे में बापू को भी बांट दिया जाता है, वो आंगन बहुत मुश्किल से पनप पाता है, बहुत मुश्किल से पनप पाता है, बहुत मुश्किल से पनप पाता है। चलते चलते चार पंक्तियां और फिर विदा। ये पंक्तियां मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि नौजवान पीढ़ी भी सामने बैठी, उस सारी आयु के लोग बैठे हैं सामने। व्यंग विसंगतियों से निकलता है, कुछ विसंगतियां आ रही हैं,
पहले 4 पंक्तियां इसलिए ये कह के पढ़ता हूं कि इस देश में, बेटियां भी बैठी हैं यहां पर, मंच में भी एक बेटी है, इस देश में एक बहुत बड़ा सवाल है। आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया, बावजूद इसके विज्ञापनों में लिखा मिलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर गलती कहां हुई? टटोलना मन को। 4 पंक्तियां सौंपता हूं एक अच्छे श्रोताओं को, आप सबको, और ये कहता हूं कि सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना। गलती कहां हुई? कि सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना, और स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नरक मत करना। स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नरक मत करना, और चाहते हो जो पूर्व सबकी नजरों में, चाहते हो जो सबकी दृष्टि में सम्मान बने इनका, तो भूल कर भी बेटा बेटी में फर्क मत करना। बहुत अच्छे, हमने ये किया। एक विसंगति पे उंगली और रखता हूं। पिछले दिनों मैंने अखबार में एक विज्ञापन पढ़ा, छपा था एक कुत्ते का फोटो, और ऊपर लिखा था मेरा कुत्ता कहीं खो गया है, जिन सज्जन को मिले नीचे लिखी कोठी के पते पर पहुंचा दें, 25,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। बहुत गंभीरता से सुनने वाली बात है। अगले दिन उनके पास एक फोन पहुंचा, आपका कुत्ता खो गया? बोले जी। फोटो छापा? बोले जी। 25,000 इनाम? बोले जी। कोठी का पता है? बोले जी। आपको मिला? आप कहां से बोल रहे हैं? तो सज्जन बोले भाई साहब, मैं इस शहर के वृद्धाश्रम से बोल रहा हूं। वो कुत्ता पता नहीं क्या सूंघते सूंघते हमारे वृद्धाश्रम आ गया है, और आपकी मां के साथ 3 घंटे से खेल रहा है। आप चाहें तो उसे ले जाएं। जब बुजुर्गों को बोझ समझ के हम वृद्धाश्रम भेजने लगे और कुत्ते के खोने का विज्ञापन दे, तो 4 पंक्तियां ले जाना अपने साथ में कहता हूं, और ये कहता हूं कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते, बल्कि इसके पहले ये कहता हूं कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना। जो कुछ पाना चाहते पूरी मेहनत कीजिए, अचीव कीजिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो मुट्ठी में बंद बालू की तरह संस्कार की कोई चीज फिसल जाए। तो मैंने कहा कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना, जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना, जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना, और घर को होटल की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत सुंदर। दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। और अंतिम पंक्तियां, ये बात इसलिए कहता हूं क्योंकि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। इस सोशल मीडिया ने जिंदगी को कितने बनावटी बना दिया। कितना बनावटी पिन हम लोग जी रहे हैं। ऊपर वाले माले में बेटी और बहू सुबह सुबह एक SMS मारा, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। अरे भाई 10 सीढ़ियां नीचे उतर के माता पिता के पास आके उनके पाँव पे अपनी उंगलियां रख के उनकी ऊष्मा लेके अपने माथे से लगाएं तो सारी दुनिया की जन्नत अपने आप मिल जाती है। इस बनावटीपन में अंतिम पंक्तियां मैंने कहीं अच्छी लगे तो तालियों से विदा करना ले देना कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते।